बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब अब हमने बॉन्ड बनाने हैं, लिखना नहीं है, पहले सुनते जाओ। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा जी? दो टाइप का। जैसे फ्यूजन दो टाइप का था ना, एक होमोलाइटिक था एक हेट्रो, उसी तरीके से ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनिक और एक होता है हमारे पास हेट्रोजेनिक। कितने टाइप का होता है बेटा? ये दो टाइप का। फर्स्ट टाइप कौन सी आएगी बेटा जी इसकी? बेटा जी होमोजेनिक, नाम से ही पता लगेगा क्या होने वाला है। और दूसरी क्या आएगी बेटा हमारे पास? हेट्रोजेनिक। ध्यान से सुनना, ये जो होमोजेनिक है, जैसे होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल बने थे ना बेटा जी, अब क्या होगा? वो फ्री रेडिकल आएंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड की क्या करेंगे बेटा? फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरे पास ए आया। अच्छा एक और चीज बताओ, होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर हमने क्या बोला था? दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। और हेट्रोलाइटिक में क्या था बेटा जी? ज्यादा होना चाहिए। ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे पास ए है जिसके पास क्या है बेटा जी? फ्री रेडिकल है। दूसरा एटम बी है, मान लो उसके पास भी क्या है? फ्री रेडिकल है। क्या वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं क्या? यस, वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी? ए बॉन्ड बी बन जाएगा। यस और नो? जिसको नॉर्मली तुम लोग पढ़ते आए हो कोवलेंट बॉन्ड, सुना है ना इसको? तो कोवलेंट, और केमिकल बॉन्डिंग में सुन भी लिया होगा कोवलेंट बॉन्ड। चल पड़ा केमिकल बॉन्डिंग आपका बेटा? ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन द टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली, मतलब दोनों की पार्टिसिपेशन क्या होती है बेटा? समान होती है। ऐसा कभी नहीं होगा एक ज्यादा देगा और एक कम नहीं। म्यूचुअल शेयरिंग से ही कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन होती है। तो एक तो हो गया होमोजेनिक जिसमें दोनों फ्री रेडिकल थे, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए और कोवलेंट बॉन्ड की क्या कर दी बेटा? फॉर्मेशन। और होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या था? ये हमें दिया गया था, हम इसका बॉन्ड डिसोशिएट करते थे अलग अलग कंडीशंस में और इसको बनाते थे। अब बस उल्टा काम चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। वही बात करते हैं हेट्रोजेनिक के अंदर। हेट्रोजेनिक में क्या होगा बेटा जी? अब ऐसी स्पीशीज आएगी जो क्या करेगी बेटा जी? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। ध्यान से देखना, मेरे पास मान लीजिए अमोनिया है। क्या है मेरे पास बेटा जी? उसके पास लोन पेयर है ना, मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं H पॉजिटिव के साथ। किसके साथ बेटा जी? H पॉजिटिव के साथ। क्या लोन पेयर उस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे? यस, क्योंकि नाइट्रोजन के अभी 3 बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बनाने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन के आएगा। ध्यान से देखो, 3 तो हो गए इसके पास हाइड्रोजन। यस और नो बेटा जी? अच्छा तुम लोगों ने कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में या पढ़ना है? पढ़ना है ना अभी? चलो कोई बात, ध्यान देखना, ये जब इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या इक्वली शेयर हुए या सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए बेटा जी? सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए ना। जब नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, ध्यान से देखना, इस H को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन जैसे ही H के साथ H को अपने साथ जोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इस नाइट्रोजन के पास और एक किसके पास चला गया है बेटा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हम यहां लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाता है NH फॉर पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से सुनो, इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। कैसे? दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जब कंट्रीब्यूट करता है, दो एटम जो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड। जैसे ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए तो क्या करेगा? ऐसे एरो बनता है कि नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको शेयर किए बेटा? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा बॉन्ड क्या बन जाता है हमारे पास? कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बन जाता है। इस पैसे तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, सुना है ना? और जब हम कोऑर्डिनेटिव ना रिप्रेजेंट करना हो तो चार्ज क्रिएट होकर आता है। रख लोगे ध्यान बेटा जी इस चीज को? तो ये दो तरह की हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। पहली कौन सी है बेटा और दूसरी कौन सी है बेटा? हेट्रोजेनिक। होमोजेनिक में क्या आएंगे? फ्री रेडिकल आएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और हेट्रोजेनिक में क्या होता है बेटा जी? आयन आएगा और आयन इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। आयन आया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया, वहां पर या तो चार्ज लगा दो या तो कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड लगा दी। फटाफट नोट डाउन करो इसको बेटा जी। चलो करें स्टार्ट बेटा आगे। ओके, ये तो जस्ट बेसिक्स, आज वैसे पूरा लेक्चर बेसिक्स के ऊपर ही चलने वाला है, कोई हम ज्यादा डीप नहीं चलने वाले।
अच्छा, आप लोगों के पास जीओसी 1 के अंदर एक टॉपिक था जिसके अंदर दिया था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में, है ना? वो हम वहां नहीं कवर करते हैं, वो हम यही कवर करने वाले हैं। हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ रिएजेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। चलिए करें स्टार्ट बेटा। जब भी हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट्स की, रिएजेंट्स हमें किस टाइप के मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमें मिलते हैं सिर्फ दो टाइप के। कितने टाइप के बेटा जी? एक तुम लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और दूसरा कैसा मिलता है बेटा हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। इनको वैसे तुम लोग जानते ही होंगे, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स। यस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब हमें ये तो पता है कौन रिच एंड कौन डेफिशिएंट होता है, लेकिन अब हमारा काम है इनकी कैटेगरीज को समझना, किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल मिल सकते हैं और किस किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल मिल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। ओके बेटा जी, ध्यान से सुनना, भी लिखना नहीं है, पहले समझना है चीजों को। इलेक्ट्रोफाइल वही स्पीशीज होती है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफाइल वही स्पीशीज होती है जिनका ऑक्टेट क्या होता है बेटा जी? इनकम्प्लीट होता है। तो पहले जब भी इलेक्ट्रोफाइल का कहीं भी तुम्हें लिखा मिलता है तो पहली चीज या पहला थॉट जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, हैविंग इनकम्प्लीट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये दिमाग में आ जाएगा क्या? और वैसे भी आ जाता है कि चार्ज क्या है उसके ऊपर? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली माइंड में आ ही जाता है कि ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट होता है, वो क्या कहलाती है बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। लेकिन क्या बोला? लेकिन ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है बेटा? कंप्लीट, फिर भी वो क्या कहला जाती हैं? ध्यान से सुना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कंफर्म्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन जब ऑक्टेट क्या होगा बेटा? कंप्लीट होगा। क्या होगा ऑक्टेट बेटा जी? कंप्लीट होगा, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल कहला सकती, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा जी? मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ऐसी काफी स्पीशीज तुम लोगों ने देखी है, जैसे तुम लोगों ने एग्जांपल देखी होगी PCl3 या PCl5 देख लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? जिनके ऑक्टेट क्या होते हैं बेटा? इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरा बेटा, कंप्लीट पर भी वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, लेकिन कब? जब उसके पास क्या होंगे बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। रख लोगे ध्यान इतना सा। वही बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ तब ही कहलाती कोई स्पीशीज जब उसका ऑक्टेट क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को? ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। ध्यान से सुनना बेटा जी, यदि किसी स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो किसी भी हालत में न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाती। न्यूक्लियोफाइल की सिंपल एक कंडीशन है, किसी भी हालत में ऑक्टेट क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीट होना ही चाहिए। समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा? इलेक्ट्रोफाइल में कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है? कि ऑक्टेट हमें पूरा चाहिए ही चाहिए। कोई स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, द नेवर बी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बेटा जी? सेकंड चीज, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल वही स्पीशीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन पसंद करती है। मतलब इनके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। रख लोगे ध्यान इस चीज का। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो दो तरह के मिलते हैं। एक तो मिलते हैं हमारे पास न्यूट्रल, कौन से बेटा जी? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे मिलते हैं चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। कैसे मिलते हैं बेटा जी? चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, सही, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यदि वो चार्ज्ड है तो कौन सा चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए। वही बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल में, तो न्यूक्लियोफाइल में हमें तीन तरह के नेचर दिखते हैं।
पहला नेचर तो यही होगा, कौन सा बेटा जी? न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? हैविंग लोन पेयर्स। क्या बेटा जी? हैविंग लोन पेयर। ऐसी स्पीशीज होगी जिनका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट, लेकिन उनके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बेटा जी? डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यस और नो बेटा जी? जैसे एल्कीन है मेरे पास, उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड है तो वो वहां से डोनेट कर सकते हैं। तो कहीं भी तुम्हें एल्कीन या एल्काइन दिख जाए, दे आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। रखोगे ध्यान इस चीज का, आगे वैसे मैं लिखवाऊंगा। दूसरा, इसमें भी कौन होगा बेटा जी? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज आना चाहिए बेटा जी? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इसमें एक और कैटेगरी होती है, दैट इज एम्बिडेंट। नाम सुना है क्या? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी था। जिन बच्चों ने जीओसी को थोड़ा पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा ऐसा क्वेश्चन जहां इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चन है कि विच वन इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एक सिंपल सी चीज है बेटा जो दिमाग में रखनी है, वो ये है, ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने? ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाती है बेटा जी? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ध्यान रखना, उन दोनों एटम जो डोनर होंगे, एक चार्ज होगा और एक न्यूट्रल होगा। मतलब एक अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा और एक अपने नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसी स्पीशीज में क्या होती कहलाती है बेटा? वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहला सकती है। तो कितने तरह की न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे पास? पहला कौन सा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमें कैसे कैसे मिलेंगे? लोन पेयर और पाई बॉन्ड वाले। दूसरा कौन सा होता है? चार्ज में हमें कैसा चार्ज मिलेगा? थर्ड कौन सा होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे? क्या दोनों डोनर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, एक नेगेटिव चार्ज से और एक, उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। रख लोगे दिमाग के अंदर? बहुत बढ़िया। अब जरा और सुनो, अभी लिखना है मत, इकट्ठे चले आगे। यदि हम बात करें, ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल्स। यदि, अच्छा तुम लोग बोलो, तुम लोगों ने भी पढ़े होंगे, मुझे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बताइए जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा फिर भी वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होंगे। बताओ। हाँ, एक तो PCl5 अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, वो तो है ही है। फर्स्ट वन हो गया मेरे पास बेटा जी, जैसे PCl3 ले लीजिए, PCl5 ले लीजिए, यस और नो बेटा? SnCl4 ले लीजिए। अब सिंपल सी देखो मेरी बात, थर्ड पीरियड या थर्ड से नीचे वाले पीरियड के मेंबर, क्या बोला मैंने बेटा? थर्ड पीरियड या फिर थर्ड से नीचे वाले पीरियड के मेंबर सभी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यस और नो? उनके पास जब वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं लेंगे? ये सब कौन से मेंबर के हैं बेटा? थर्ड पीरियड के हैं, यस और नो? थर्ड पीरियड के हैं तो इनके पास क्या होगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रख लोगे ध्यान में बेटा जी? यहां मैंने सिर्फ थर्ड या थर्ड से नीचे वाले लेने, और कोई मत ले लेना अपनी मन मर्जी से। ये तो हो जाएंगे न्यूट्रल। दूसरे मुझे क्या चाहिए बेटा जी? चार्ज वाले, जिनके ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल लो NO2, वो कुछ ऐसा ही होता है ना बेटा जी, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये स्पीशीज क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कहलाएगी। मैं बात कर रहा हूं NO का, मैं बात कर रहा हूं, बताओ कोई और एग्जांपल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता हो? कौन? NH4 पॉजिटिव। कहीं कोई स्पीशीज देखी जहां पर तुम्हारे पास रिएक्शन में इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा हो? H पॉजिटिव तो देख लेते सबसे पहले, इसको तो सबसे पहले बोलना चाहिए था ना, CH3 पॉजिटिव बोलना चाहिए था। ये तो GOC में 1000 बार पढ़ा है हम लोगों ने। C2H5 पॉजिटिव हो गया। ऐसी कोई भी हाइड्रोकार्बन या अनदर स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा जी? चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। रख लोगे ध्यान? चलिए न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। पहली चीज, पहला हम देखेंगे बेटा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब उनके पास लोन पेयर या फिर
पाई बॉन्ड दिखेंगे। तो जैसे ये मिल गया, ध्यान से देखो, क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? क्या बोलना ही पड़ेगा, होता है। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्योंकि इसके पास भी देखो, ध्यान से देखो, हर एक एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और इसके पास पाई बॉन्ड थे, इनके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल कहला सकता है। हमारे पास हो गया बेटा जी H2O हो गया, H2S हो गया, एटसेट्रा। सभी के पास क्या है बेटा? यहां बैठे हुए लोन पेयर है। तो ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। समझे बेटा जी? नदर हमने कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी बेटा इसके अंदर? चार्ज की। चार्ज तो तुम लोग, अच्छा तुम लोग बताओ, चार्ज कुछ ही बोलो। क्या OH नेगेटिव हो सकता है? क्या SH नेगेटिव हो सकता है? क्या NH2 नेगेटिव हो सकता है? क्या CH3 नेगेटिव हो सकता है? तो कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं कहला सकता। एनी स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। कर लोगे बेटा जी? थर्ड कैटेगरी क्या थी हमारे पास? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना, ये कौन है बेटा? कार्बन। ये कौन है? नाइट्रोजन। क्या बन गया? नाइट्रोजन। साइनाइड वगैरह पढ़ते होंगे ना? ध्यान से देखो, साइनाइड है तो कार्बन में चार्ज क्या है? और नाइट्रोजन के पास क्या है? क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक ही स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा क्या है? एक नेगेटिव से डोनेट कर रहा है और एक, तो ये क्या कहलाएगा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यस और नो बेटा जी? उसी तरीके से बात करूं SCN की, क्या ये हो सकता है क्या? और ध्यान से देखो, तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, SCN सल्फर से भी जुड़ता है और नाइट्रोजन से भी लिंकेज होती है। CN कार्बन से भी जुड़ता है, नाइट्रोजन से भी लिंकेज होती है। यस और नो बेटा जी? अरे होती है ना, तो ध्यान रख लोगे क्या? तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास कुछ ऐसी प्रेजेंस रहेगी वो क्या कहलाती है बेटा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। सुनो, अभी ये तो हो गया कि कौन क्या होगा, कौन क्या। हमें ये तो पता लगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे होंगे और न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, कौन कौन सी उनकी कैटेगरी है, कैसे तुमने पहचाना है कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन वहीं एक बात करूं कि क्या हर बार पॉजिटिव चार्ज कंटेन वाला इलेक्ट्रोफाइल ही होगा? ये मे और मे नोट भी, यस और नो? हो भी सकता है और, लेकिन हो सकता वाले तो हमें दिख जाएंगे, लेकिन कौन नहीं हो सकता वो भी हमें पता होना। ध्यान से सुनना, ये है NOTE नॉट। चलो, सच में उस दिन से मेरा ना पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, उस एनर्जी से मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा। नोट सुनो। क्या सुनो? नोट। यदि हम नोट की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास दे दिया गया हो NH4 पॉजिटिव, जो बच्चा उस टाइम बोल रहा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो बेटा? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, जो कि अच्छी बात है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यदि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा ना, कि जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो बॉन्ड बनाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? इसके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। s ऑर्बिटल होता है और p, s में 1 और p में 3 ऑर्बिटल, टोटल मिला के कितने होते हैं? 4। चारों ही फिल हो चुके, तो अब इसके पास जगह, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर है? नो, ये इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर नहीं है। वही बात करता हूं H3O पॉजिटिव, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर है? नहीं, कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के पास एक लोन पे और 3 बॉन्ड बन चुके, टोटल कितने हो गए? 4। तो अब इसका मतलब ये 5वां फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इन दोनों का ध्यान रखना है। NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव देखने में इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर लगते हैं, लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा जी? क्योंकि इनके पास अब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्या ये दिमाग में गया क्या? सेकंड देखो, एक तो हो गए ये वाले, दूसरे जो तुमने ध्यान रखने हैं अल्कली मेटल्स। कौन से बेटा जी? आपके पास प्योरिटी टेबल हो चुका है ना बेटा?
अल्कली मेटल्स पता है कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन होते हैं अल्कली मेटल? और अल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, यस और नो? पीरियड है ग्रुप। हाँ, अल्कली मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या आता है? और अर्थ मेटल पे। अब सुनो मेरी बात, क्या ये चार्ज लाना खुद फेवर करते हैं या हम लेकर आते हैं? खुद फेवर करते हैं, क्योंकि इनको पता है अल्कली मेटल को कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो हम कैसा बन जाएंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे, जो इसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल का हर एक मेंबर कैसा बनना चाहता है? नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, यस और नो बेटा जी? तो ये भी ट्राई करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां पहुंच गया। अब हमें ये कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ही। क्योंकि मेटल होते क्या? क्या तुम 9th क्लास या 8th क्लास में तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई जाती है मेटल्स की? क्या बोला जाता है मेटल्स क्या होते हैं? यस, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पसंद करते हैं, यस और नो बेटा जी? अच्छा मेटल कौन होता है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अच्छा मेटल कौन नहीं होता? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद नहीं करता। यदि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल अच्छे मेटल्स होते हैं तो इसका मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो ये गेन करना पसंद। तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी तुम्हें मेंबर दिख जाए तो गलती से ये मत सोचना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऐसा नहीं है। दिमाग में रख सकते हो क्या? अब ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुनना। हमारे पास रिएजेंट कितने तरह के मिलेंगे? कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है? उनका ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, इनकम्प्लीट चाहिए? इनकम्प्लीट चाहिए। लेकिन क्या कंप्लीट वाले भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? लेकिन कब बेटा? जब उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। वहीं बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल में, क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कभी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं क्या? देयर मस्ट भी कंप्लीटेड होना चाहिए, यस और नो? उसके अलावा हमने बोला कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कितने तरह के मिलेंगे? अबे इलेक्ट्रोफाइल दो, तीन लगाई हुई है, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रल और चार्ज। न्यूट्रल में ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे ये। अच्छा, इसके अलावा तुमने एक और एग्जांपल देखी कि BCl3 वगैरह, उनका भी ऑक्टेट क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा उनके पास भी, वो भी इनकम्प्लीट वगैरह में ही जाते हैं। लेकिन हमारे पास चार्ज क्या होंगे जिनके ऊपर चार्ज कैसा मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का ध्यान रखना है, वो NH4 पॉजिटिव, OH3 पॉजिटिव, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होना चाहिए। यदि न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल कितने तरह के होते हैं बेटा? कौन कौन से? न्यूट्रल, चार्ज, एम्बिडेंट। चार्ज वालों पे कौन सा चार्ज मिलेगा? न्यूट्रल वालों के ऊपर कोई चार्ज मिलेगा क्या? लेकिन क्या मिलेगा उनके पास? लोन पेयर या पाई बॉन्ड। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? जिनके पास क्या होगा? एक से ज्यादा डोनर एटम होगा, उन दोनों में से एक के पास नेगेटिव चार्ज और एक के पास लोन पेयर होगा। रख लोगे ध्यान? तो बनाओ इसको। अब इसमें बेटा ऑक्सीजन है ना, इसके पास अभी भी एक लोन पेयर पड़ा होगा ना, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4। अब बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये समझ नहीं आया? ये कौन है बेटा? अल्कली मेटल। ये कौन है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर नहीं होते, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं। यदि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते ही नहीं है, इसलिए। डन बेटा जी? अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में जाएगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर भी होगी और न्यूक्लियोफिलिक, दोनों तरह का वो नेचर शो कर सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। लिखिए, एक लाइन लिखिए, कंपाउंड्स having carbon atom bonded with, या bonded with लिखना, बॉन्ड बनाना, bonded with electronegative atoms
like oxygen, nitrogen and sulfur, oxygen, nitrogen and sulfur by multiple bonds, behave as, behave as electrophile as well as nucleophile. चलिए इधर देखो बेटा जी, हमने क्या बोला, कार्बन क्या होना चाहिए, किनके साथ जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैसे बेटा जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर के साथ, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड से नहीं, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो बेटा इधर, क्या तुम इसको तो जानते हैं ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कौन होते हैं बेटा, कीटोन होते हैं ना। ध्यान से देखना बेटा, इस कीटोन के अंदर मुझे एक बात बताइए, क्या इधर लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, और यहां पर पाई बॉन्ड भी है क्या, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्या, यस। वहीं बात करूं इस कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा इस समय, sp2। तो बताओ बेटा, क्या इस कार्बन पे अटैक हो सकता है क्या। याद करो, हम लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ ली हैं GOC1 के अंदर, जहां हमने क्या देखा था कि R यदि बल्कि हो तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा था। याद आया कुछ, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर सकता है ना, और ये यहां से अटैक कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है इस कार्बन के कारण, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर है इन लोन पेयर और पाई बॉन्ड के कारण। यदि तुम्हें ऐसी स्पीशीज मिलती हैं, वो दोनों तरह से बिहेव कर सकती हैं। क्या ये बिहेव करेगी क्या, बिल्कुल करेगी, यस और नो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अच्छा नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दे दिया गया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, क्या वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या कार्बन पे अटैक हो सकता है, यस, और नाइट्रोजन के लोन पे अटैक कर सकते हैं। अरे कर लोगे क्या, बताओ मुझे, दे दिया आर सी आर डबल बॉन्ड एस, क्या ये भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर हो सकता है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो सकता है, यस। बस इतना ध्यान रखना है, यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कार्बन जुड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो वो दोनों तरह से बिहेव करेगा। कैसे बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज, क्या ध्यान रख लोगे, रखना पड़ेगा, और कौन ऑप्शन नहीं है, बनाओ फिर इसका। हो सकता है इसके अलावा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस, तो ये भी हो जाएगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये भी हो जाएगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी हो जाएगा क्या, यस। जहां तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिख गया वहां पर हो ही जाएगा। ये तो था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता। चलिए अब मेन काम के ऊपर जाने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हेडिंग दीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। चलिए करें शुरू। अच्छा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में कितने बच्चे आइडिया लगा लेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, आइडिया लग जाएगा ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में तुम्हें अपने आप ही दिख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगाना क्या है, थोड़ा नीडेड होता है, हल्की सी जरूरत पड़ सकती है उसकी। अब हम काम करने वाले इंटरमीडिएट के ऊपर। किसके ऊपर बेटा जी, इंटरमीडिएट। क्या होते हैं इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन में बीच में बनते हैं, यस और नो। मतलब रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके जो बीच में क्रिएट होके बनते हैं, चाहे वो कैटाइन है, चाहे वो एनाइन है, या कुछ भी बनते होंगे, वो क्या कहलाते हैं बेटा, इंटरमीडिएट। कितनी तरह के इंटरमीडिएट हो सकते हैं, बोलो बोलो, तुम्हें तो सब आता है। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, कार्बोकैटाइन और कार्बे, बस, यस। कौन सा, फ्री रेडिकल। इसके अलावा कार्बीन, इसके अलावा नहीं। कौन सा, जोर से बोल, सुनाई दे रहा, क्या बोल रहा है, वेकेंट और वाइड। कार्बोकैटाइन में क्या मिलेगा, वेकेंट तो मिलता है,
नाइट्रीन। देखो सुनो, इधर देखना सारे बोर्ड की तरफ। पहला जो तुमने पढ़ा हुआ है दैट इज अ कार्बो कैटायन, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी सब चीज पहले जीओसी में पढ़ चुके हैं। दूसरा तुमने सुना होगा कार्बे एनायन, ये भी तुम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं कि कब ये स्टेबल होता है, कब ये अनस्टेबल होता है, कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर लगते हैं। थर्ड सुना है फ्री रेडिकल, यस और नो। फ्री रेडिकल को हम लोग ने केटाइन की तरह सोल्व आउट किया था, यस और नो बेटा जी। तो उसको ही पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि ये तीनों हम लोग किसमें कवर आउट कर चुके हैं, जीओसी 1 के अंदर कवर आउट कर चुके हैं। लेकिन दो नए तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वो है, एक तो है कार्बीन। क्या है बेटा जी? वैसे कार्बन का नाम मैंने एक बार बोला था क्लास के अंदर, याद आया? जब कार्बन बना था जिसके बाद 2 बॉन्ड पे और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, कोई नहीं पढ़ाया था, आगे देखो, भूल गया मैं तो पढ़ाता ही नहीं। कार्बन के बाद कौन आएगा? नाइट्रीन। कौन होता है बेटा जी? इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे। बाकी तो हमें पता है केटाइन बनेगा, कौन सा बनेगा, एनाइन बनेगा, कौन सा स्टेबिलिटी देखने में आती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने आती है। कार्बीन और नाइट्रीन कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, कितने बच्चों ने पहली बार सुना बेटा जी? ये उनके लिए नई चीज है, बट ये बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। इन पांचों को नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे कार्बीन। बड़ा आसान सा टॉपिक है। अच्छा, कितनों ने कार्बन पढ़ा हुआ है पहले? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा। क्या होता है कार्बन? देखो कुछ नहीं है, एक लाइन बस दिमाग में रखनी है। ऐसा कार्बन जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो, क्या हो बेटा जी? और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो कहलाता है कार्बीन। क्या बोला बेटा मैंने? ऐसा कार्बन जिसके पास 2 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, और 2 क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोल देंगे? कार्बन बोल देंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए कार्बन के लिए। न्यूट्रल कार्बन with 2 bond pair and 2 non-bonded electrons. Neutral carbon with 2 bond pair and 2 non-bonded electrons is called कार्बीन। वो क्या कहलाती है बेटा हमारे पास? कार्बीन कहलाती है। ओके, चलो अब ना बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, उसमें समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो, हमने केवल एक कार्बन होगा जिसके बाद 2 क्या होंगे, और 2 क्या होंगे इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कार्बन क्या कहलाता है? कार्बीन। लेकिन ये बनता कैसे है? 2 तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से बन सकता है बेटा? 2 से। ध्यान से देखना बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कार्बन था जिसके बाद 2 ऐसे बने हुए थे, यहां X था और यहां क्या था बेटा जी? Y था। ध्यान से सुना, बोर्ड की तरफ होना चाहिए ध्यान तुम्हारा। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे बेटा जी? इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? यदि कोई अब रिएक्शन में कुछ ऐसा स्टेप जनरेट हो जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं कार्बन के पास और ये विद द पेयर बाहर निकल जाए। क्या बोला मैंने बेटा? Y मेरे पास निकला विद द पेयर बाहर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? कार्बन के पास। तो मुझे बताओ, इस कार्बन के पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या? तो क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास? कार्बीन। तो सिंपल ध्यान रखना, ये तभी जनरेट होती है एक पेयर पूरा जाता है और एक पेयर पूरा आ जाता है। लेकिन यदि मैं इसका बेटा जी एमओटी पे देखूं, किस पे देखूं बेटा जी? एमओटी में क्या होगा? कार्बन, ये हो गए 2 इसके बॉन्ड, अरे यस और नो? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा जी? इस कार्बन का था ना। वो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में था, लेकिन उसके ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन ले गया तो उसका ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। लेकिन यहां इस कार्बन के इस वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था ना, अब वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी ले आया तो उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, यस और नो बेटा जी? जब ऐसी कैटेगरी क्रिएट होती है तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? सिंगलेट कार्बन।
अब सुनो जरा ध्यान से, सिंगलेट क्यों बोला? कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया हमने सिंगलेट कार्बन। सेकंड कैसे जनरेट होता है देखो जरा ध्यान से, फिर से मैंने क्या किया, ये लिखा कार्बन कुछ ऐसे, यहां था मेरे पास x और यहां था कौन बेटा, y। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी कितने थे। यदि मान लीजिए होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेंगे, क्या निकलेंगे? तो ध्यान से देखो, ये आया कार्बन, ये क्या आया बेटा मेरे पास, जिसका दो क्या थे, बॉन्ड पेयर, ये वाले। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रखेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑर्बिटल में रखेगा, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नीचे वाले ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक। रियल में यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड, यहां भी कितने हैं, दो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और ये कितने ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी, ट्रिपलेट कार्बन। क्या ध्यान रख सकते हो क्या? तो हमारे पास कार्बन क्या होती है, जब कोई ऐसा कार्बन जो न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, और उसके पास कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए, उसके बाद कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो। लेकिन यदि वो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो तो उसको क्या कहते हैं, और अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो ट्रिपलेट कहते हैं। क्या इतना ध्यान रख सकते हो? इससे ज्यादा कोई यूज नहीं आने वाला पूरी ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हारे सिलेबस में। क्या इतना दिमाग में गया? कैसे ट्रिपलेट बना, कैसे सिंगलेट बना, नोट डाउन करो इसको फटाफट से। यस, पूछ कौन आया, एक बार फिर से बता दूं, कौन से वाला केस, ये ऊपर वाला? देखना बेटा, मुझे एक बात बताओ, इससे इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन गए हैं और दो ही आए हैं, तो कोई चार्ज आएगा क्या? जितने गए उतने ही आ गए, लेकिन गए जब ये बाहर आए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जब आएंगे तो वो नॉन बॉन्डेड होंगे। जब नॉन बॉन्डेड है और दोनों ही इकट्ठे ही है ना, एक ही उसमें से आ रहे हैं, तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहां जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो अलग अलग में रखेंगे ना बेटा, एक में रखेंगे तो सिंगलेट, उधर ट्रिपलेट। अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, यस, ट्रिपलेट से तुम तीन समझते हो ना, यही समझते हो ना, तो समझते रहो, नाम इसका यही है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। मैंने नहीं दिया नाम, ये नाम मेरे द्वारा दिया हुआ नहीं है, इसको ऐसे कहते हैं, यदि एक में जाए तो सिंगलेट, अलग में जाए तो ट्रिपलेट कहते हैं। ये रूल बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, यदि यहां एक ही ऑर्बिटल में है तो ये लोन पेयर होगा या नहीं होगा? एक लोन पे दो बॉन्ड पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, बेंट। अरे शेप बेंट हो जाएगी ना, एक लोन पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो ना, एक लोन पे बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी या शेप कैसी हो जाएगी, बेंट। इधर देखो, इस वाले में क्या है, ये फ्री रेडिकल है ना। केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग एक चीज पढ़ोगे आगे जाके, अभी नहीं पढ़ाया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालना सीख लिया, वेस्पर थ्योरी। अच्छा कितनों ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है? तुम लोगों ने आधों ने वेस्पर थ्योरी भी नहीं पढ़ा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सुना था? अच्छा सुनो, मेरा ये काम है, मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सुन लो जरा ध्यान से। हमारे पास वेस्पर में एक लिमिटेशन जनरेट हुई थी कि जो भी वेस्पर में बोला गया वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बोला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला नहीं गया। याद रखना, यदि किसी एटम के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, और वो एटम यदि अपने से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम से जुड़ा हो, क्या बोला मैंने, अपने से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम से जुड़ा हुआ हो, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसा काउंट किया जाता है, एज अ लोन पेयर काउंट किया जाता है। कैसा काउंट किया जाता है, एज अ। लेकिन यदि अपने से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जुड़ा हो तो उस इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं किया जाता, मतलब वहां उसकी प्रेजेंस नहीं इन्वॉल्व होगी ज्योमेट्री के अंदर। इसलिए तुम लोग बेटा लिमिटेशन है, ये तुम्हें टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ा देगा। अब यहां कार्बन है, कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां जो आगे जुड़ने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन ही आने वाले हैं, कार्बन आने वाले हैं, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। जब काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने बचे, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर। दो बॉन्ड पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है बेटा जी, sp,
और ज्योमेट्री कैसी आएगी, लीनियर। यस और नो बेटा जी। और यदि तुमसे ये पूछ ले जाए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, याद रखना ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। लिखो इसको बेटा जी। अब तुम सोचोगे ये मोर स्टेबल क्यों है, वो लेस स्टेबल क्यों है, सोचना नहीं है। ओके, कार्बिन में कितने बॉन्ड पेयर थे, नाइट्रोजन में कितना होता है, एक। तो लिखो एक लाइन, न्यूट्रल नाइट्रोजन with one bond pair comma one lone pair and two non-bonded electrons is called नाइट्रीन। देखो बेटा इधर हमने बोला नाइट्रीन में नाइट्रोजन का कितने बॉन्ड होंगे, सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होगा और एक तो लोन पेयर होगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया इसका अपना लोन पेयर। यस और नो बेटा जी। और दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके पास, नॉन बॉन्डेड होंगे। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी देखना पड़ेगा ना कि एक ही ऑर्बिटल में है या फिर अलग अलग में है। तो यहां भी कितनी कैटेगरी बनेगी बेटा जी, दो। पहली कैटेगरी देखो, नाइट्रोजन आ गया, ये इसका अपना लोन पेयर आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक ही ऑर्बिटल में हो, तो इस नाइट्रीन को कैसी नाइट्रीन बोलेंगे बेटा जी, सिंगलेट। क्या बोलेंगे इसको बेटा, सिंगलेट नाइट्रीन कहा जाएगा। रख लोगे ध्यान बेटा जी। लेकिन वही बात कर देता हूं कि यहां पर फिर नाइट्रोजन है, ये इसका अपना एक लोन पेयर हो गया, लेकिन बाकी दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल में हो, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा बेटा जी, ट्रिपलेट में जाएगा। क्या इतना सा ध्यान रख सकते हो क्या, बाकी कोई भी चीज ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन जो काम चलने वाला है तुम्हारे पास वो सारा कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल पर चलने वाला है जीओसी पार्ट 2 के अंदर। बनाओ इसको भी, बना लिया क्या। तो हमारे पास कितने तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कार्बिन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं या सेम में होते हैं, मतलब वो पैरामैग्नेटिक या डाया पैरामैग्नेटिक, अलग अलग में है ना। और ऊपर वाला किस में जाएगा, डाया में जाएगा। यस और नो। नाइट्रीन कितनी तरह के होते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट में ही जाएगा। उसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, अलग अलग में होते हैं बेटा, ट्रिपलेट में अलग अलग और सिंगलेट में सेम होते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। नो डन हो गया, चले करें स्टार्ट। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। चलो अब सुनो बेटा, देखो जब भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे पूरे चैप्टर्स के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 3 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। सिर्फ कितने तरह के पढ़ते हैं बेटा जी, 3 तरह के, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। पहली रिएक्शन सुनी होगी तुम लोगों ने, एडिशन रिएक्शन। कौन सी बेटा जी, सुना है इसके बारे में, बहुत बढ़िया। दूसरी होती है बेटा जी, कौन सी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी होती है बेटा जी एलिमिनेशन। इन्हीं 3 के ऊपर काम चलने वाला, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी, कोई भी रिएक्शन उठा के देख लो, इन तीनों में से कोई एक हो रही होती है। एडिशन में चीजें सिर्फ ऐड होती हैं, बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, मान नहीं पड़ेगा, पढ़ते तो हो नहीं। मान लीजिए क्लासरूम है, मान लीजिए बाहर से एक बच्चा लेकर आया, यहां बिठा दिया और किसी को बाहर नहीं निकाला, तो ये एडिशन हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई या एलिमिनेशन हुई, एडिशन हुआ है। मतलब जो भी होगा ऐड होगा, बाहर कुछ भी। सेकंड थिंग, सेकंड कौन सी है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। मैंने एक बच्चे को अंदर बुलाया और इस बच्ची को बाहर निकाल दिया, तो बताओ बेटा ये कौन सी रिएक्शन हुई, मतलब एक आएगा और एक बाहर जाएगा। यस और नो। थर्ड कौन सी, एलिमिनेशन। इसने तंग किया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी कि उसमें सिर्फ बाहर निकला है, ऐड कुछ भी नहीं हुआ। रिएक्शंस में भी तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ चीजें ऐड होंगी, सिर्फ
बाहर कुछ नहीं निकलेगा तो वो कौन सी होगी? एडिशन। कोई एक स्पीशीज आ रही है और दूसरी बाहर जा रही है तो वो क्या होगी? और सिर्फ जिसमें बाहर जाएगा ऐड कुछ नहीं हो रहा तो वो क्या होगी? लेकिन बच्चा क्या होता है, क्या है ना कि वो 11th 12th में जब स्कूल में पढ़ के आता है वो रिएक्शंस को इतना ज्यादा अलग अलग कैटेगरी में पढ़ता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। इतनी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है। यदि तुम्हें मैं पहले ही बता दूं कि एडिशन रिएक्शन कौन कौन देगा तो चीजें आसान होगी या मुश्किल हो जाएगी? कि वो चीज दिख गई आंखें बंद करके कि ये एडिशन ही देगा और कुछ भी नहीं देगा, ये एलिमिनेशन देगा और कुछ भी। और उसमें यदि तुम्हें बता दो कि इसके अंदर ये चीज दिख जाए तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म लगेगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा तो चीजें क्या हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनना, अब कोई बोलेगा नहीं बेल होगी या क्या हो गई, सुनना जब तक ये चार्ट नहीं बनता। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं एडिशन रिएक्शन को। किसको बेटा जी? एडिशन रिएक्शन दो पाथ में चलती है। कितने पाथ में चलती है? एक होती है आयोनिक, कौन सी होती है बेटा? और एक होती है फ्री रेडिकल, कौन सी बेटा जी? मतलब एक में तो बने आएंगे आयंस और एक में क्या आने वाले हैं बेटा जी? फ्री रेडिकल आने वाले। ध्यान से सुनना, आयन भी दो तरह के होते हैं, एक कैटाइन होता है और एक क्या होता है? ध्यान से सुनना, कैटाइन मतलब ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है और नेगेटिव मतलब कौन होगा? और फ्री रेडिकल मतलब तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर क्या आएंगे? रेडिकल आएंगे। यस और नो? सुनना, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या आएगा? इन रिएक्शन को बोलते हैं ए रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको बेटा? अब सुनो, एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर एक क्वेश्चन के अंदर SE लिखा हुआ था, ये क्या है? वो कुछ नहीं, वो आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं अभी, यदि ये AE हुआ इलेक्ट्रोफाइल के कारण तो यहां क्या आएगा बेटा? AN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां क्या आएगा बेटा जी? AF फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आज के बाद हम नाम नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिख कर देता है तो ये पता होने चाहिए। तो हमारे पास कितने तरह की रिएक्शंस बन गई एडिशन में? 3 तरह की। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल। इसके अंदर कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कौन ऐड होगा? इसमें ऐड कौन होगा? अब बात करते हैं, ये 3 तरह की रिएक्शन हो गई, ये 3 रिएक्शन देगा कौन कौन? जो मैं बोलने वाला हूं, कहीं भी तुम्हें दिख गई एल्कीन, क्या दिख गई? और इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी वो? मिल जाए एल्कायन, क्या मिल जाए? एल्कीन और एल्काइन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन क्या देते हैं बेटा? मतलब जब भी तुम्हें एल्कीन या एल्काइन दिख गया रिएक्शन में तो आंखें बंद करके कौन सा रिएक्शन देने वाले हैं? वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देने वाले, और वो कुछ भी नहीं देंगे। वही बात करते हैं इधर, तुम्हें दिख जाए एल्डिहाइड्स, क्या दिख जाए बेटा जी? तुम्हें दिख जाए कीटोन, क्या दिख जाए? तुम्हें दिख जाए साइनाइड, क्या दिख जाए? तुम्हें दिख जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हें दिख जाए बेटा जी एस्टर, तुम्हें दिख जाए एसिड एसिड डेरिवेटिव्स, वो सब क्या देंगे? मतलब कहने का ये हुआ, यदि कभी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? ध्यान है जो मैं लाइन बोली, ये थोड़ी देर पहले बोली थी मैंने, कहां पर? जहां इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक दोनों फेवर होती थी। याद है क्या? हमने उधर लिखे थे ना वो सारे, पर इन तीनों का तो स्पेशली ध्यान रखना ही रखना है। रख लोगे ध्यान बेटा जी? और वही बात करें फ्री रेडिकल कब मिलता है? फ्री रेडिकल भी हमें एल्कीन और एल्कायन दोनों ही देते हैं। अब बच्चा सोचेगा जब एल्कीन एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देता है, फ्री रेडिकल भी देता है, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन को फॉलो करें। कुछ नहीं बेटा, यदि एल्कीन एल्काइन अकेले दिए गए हों तब तो यही, लेकिन एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन में तुम ये जो रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा जी? पर ऑक्साइड। क्या बेटा लिखा मैंने?
यदि उस रिएक्शन में पेरोक्साइड डाले हो तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? AF फॉलो करेगा। और इसमें एल्कीन्स को जो रिएक्ट करवाया जाता है वो रिएक्ट करवाया जाता है HBr के साथ। किसके साथ बेटा जी? क्या तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा क्या? एल्कीन और एल्काइन को HBr से रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो रिएक्शन में जो रिएक्शन फॉलो होगी वो कौन सी होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अकेला एल्कीन और एल्काइन दिया गया हो तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? एलिमिनेशन एडिशन, सही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुम्हें मिल जाए एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड, तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? क्या ये स्पेसिफिक कर दिया क्या? अब क्या तुम्हें इनकी पहचान है? क्या तुम्हें इनकी पहचान है? क्या तुम लोगों को इसमें HBr दिख जाएगा और पेरोक्साइड? तो मुझे बताओ, पेपर फाड़ दोगे तुम देखते आंसर। सिर्फ तुम्हें एक मैकेनिज्म सिखाना है, एक मैकेनिज्म से सारी चीजें बन जाएंगी। अच्छा, कुछ मैं यहाँ कंपाउंड्स बनाता हूं, क्या तुम बता सकते हो कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करेंगे? AE करेगा, AN करेगा, या फिर AF करेंगे? ट्राई करोगे क्या? करना ही, चलो बस कर लोगे तुम लोग। एग्जाम्पल्स है कुछ ये। फर्स्ट वन है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। लिख लो फटाफट, साथ साथ नोट डाउन कर लेना। चलो इधर देखो बेटा, लिख लेना बाद में। इधर देखो सारे बच्चे, मुझे बताओ फर्स्ट वन में कौन है? ये एल्काइन है ना? कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? AE चलेगा, यस और नो? ये कौन है? एल्कीन कौन सा मैकेनिज्म करेगी? बहुत बढ़िया। ये कौन है? तो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? अच्छा, ये कौन है? बेंजीन में क्या दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड है ना? कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? AE चलेगा। यहां तुम्हारे पास कौन है? कीटोन में भी कौन सा चलता है? ये कौन है? अरे सॉरी, यहां भी कौन चलेगा? यहां देखो बेटा जी, इधर देखो, ये तुम्हें पता था, साइनाइड पता था। कहीं भी तुम्हें दिख गया कार्बोनाइल ग्रुप, क्या दिख गया? कार्बोनाइल ग्रुप की पहचान है ना? इधर भी कार्बोनाइल था, इधर भी कार्बोनाइल था, यहां भी है, तो ये भी कौन सा चलाएगा? ये भी कौन सा चलेगा? ये भी कौन सा चलेगा? ये भी कौन सा चलेगा? और ये भी कौन सा चलेगा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी 12th क्लास के चैप्टर क्या क्या है, पता कुछ? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद क्या है बेटा जी? हैलोजन डेरिवेटिव्स। दिस इज द पार्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल तुम्हारे पास, फिनोल, ईथर तुम्हें उसमें मिलेगा, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद कौन था? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसकी डेरिवेटिव्स। यस और नो बेटा जी? कितने चैप्टर है? लगभग 5 या 6 चैप्टर टोटल, अकेले टॉपिक वाइज देखा जाए सबके अंदर कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? ये नहीं, हमने AN सीख लिया तो सारा चैप्टर खत्म। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो रियल में ऑर्गेनिक जितनी दिखती है उतनी बड़ी होती नहीं है बेटा जी। बस दिक्कत है कि तुम लोगों ने हर चैप्टर को अलग अलग पढ़ा है। हम सारे चैप्टर को क्या करेंगे बेटा?
जोड़ देंगे ताकि चीजें क्या हो जाएं, आसान हो जाए। इनको नोट डाउन कर लेना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।